इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है द डिफिनिटिव बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टमेंट। यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें। यह वह काम है जिसे करना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनानी शुरू कर दें। हेनरी डेविड थोरो वार्डन। ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरुआत में ही यह घोषणा की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे। कोई भी सच्ची किताब यह नहीं कर सकती। इसके बजाय यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली सबक सिखाएगी। आप अपरिवर्तनीय नुकसान की बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, आप टिकाऊ लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को अधिकतम कैसे कर सकते हैं, और तीसरा, आप स्वयं को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से उन्हें रोकता है। 1990 के उत्तरार्ध के उछाल के वर्षों में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का मूल्य हर दिन दोगुना हो रहा था, तब यह कहना, सोचना या कहना बेतुका लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। लेकिन 2002 के अंत तक .com और दूरसंचार शेयरों में से कई ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। एक बार जब आप अपने पैसे का 95% खो देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 1900 लाभ प्राप्त करना होगा। यह जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है कि इससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेड़छाड़ से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, केवल अध्याय 6, 14 और 20 को छोड़कर, लेकिन वो भी चेतावनी के साथ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सावधान हैं। आपके निवेश की कीमत समय के साथ घटती रहती है, हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। ग्राहम आपको दिखाएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंत्रण में कैसे करें। क्या आप एक इंटेलिजेंट निवेशक हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम इस शब्द को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धि के साथ IQ SAT स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षु, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना है। आपको अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र अधिक विशेष है। इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च आय और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LP गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से अधिक हो गया, जो कि इस भरी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेंगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और LDCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के वसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थे, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था, तब महान भौतिक विज्ञानी ने कहा कि वे तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों की पागलपन नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100 शेयरों को 7,000 पाउंड में बेच दिया, लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने से अपने फैसले को ओवरराइड करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता था। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है जो सफल निवेश की आवश्यकता है। अध्याय 8 में
ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस के बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहाँ आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना। अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें AOL, सिस्को, JPS यूनिफेस, ल्यूसेंट और क्वालकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। एनरॉन, टाइको और जेरोक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। कॉन्सेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहां तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, ताकि उनके ग्राहकों को निवेश करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाख डॉलर डंप कर दिए गए हैं। वॉल स्ट्रीट पर सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से स्टॉक की प्रशंसा की, लेकिन निजी तौर पर स्वीकार किया कि वे सब कचरे थे। एक शेयर बाजार जो कि खतरनाक गिरावट के बाद भी ऐतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है, जो कई विशेषज्ञों को सुझाव देता है कि शेयरों में अभी गिरावट और आएगी। ब्याज दरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टॉक के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा था। मध्य पूर्व में वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरे के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखकर इससे अधिकतर नुकसान से बचा जा सकता था। जैसा कि ग्राहम ने कहा, वॉल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्धियों के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा आपदा की ओर जाता है। इंटरनेट शेयरों व बड़े विकास शेयरों पर और पूरे स्टॉक के रूप में कई लोगों ने सर आइजैक न्यूटन की तरह बेवकूफाना गलतियां की। उन्होंने अन्य निवेशकों के निर्णय से खुद को निर्धारित करने दिया। उन्होंने ग्राहम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना भूल गए के बाद वास्तव में डरावना नुकसान हमेशा होता है। सबसे अधिक दर्दनाक रूप से, जब वे इसे सबसे ज्यादा चाहते थे, तब उन्होंने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इन लोगों ने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वह खुद होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह सुनिश्चित था कि वह नहीं था। उन लोगों में से कई लोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट शेयरों पर यह बताते हुए हाईटेक प्रचार किया गया और यह बताया गया कि ये उद्योग आने वाले सालों तक एक दूसरे को आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 1999 के मध्य में वर्ष के पहले 5 महीनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मारक इंटरनेट पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चेंग ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 से 5 वर्षों में उनका फंड सालाना 50% और वार्षिक औसत 35% अगले 20 वर्षों तक रिटर्न देता रहेगा। 1999 में अपने एमराइन और टेक्नोलॉजी फंड के अविश्वसनीय 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो विलन ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है। यदि आप इस क्षेत्र से बाहर हैं, तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप घोड़े और छोटी गाड़ी में हैं और मैं पोर्श में हूँ। आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं है, तो फिर किसी और के साथ जाओ। फरवरी 2000 में हेज फंड मैनेजर जेम्स जे क्रेमर ने घोषणा की कि इंटरनेट से संबंधित कंपनियां नई दुनिया के विजेता है। क्रेमर ने ग्राहम पर भी एक टिप्पणी की कि आपको वेब के सामने मौजूद सभी मैट्रिक्स और सूत्रों और ग्रंथों को फेंकना होगा। अगर हम किसी भी ग्राहम और डोड सीखते हैं, तो हमारे पास प्रबंधन के तहत कोई पैसा नहीं होगा। लेफट 2 रूबलाई को तातयोन मारक
इन सभी तथाकथित विशेषज्ञों ने ग्राहम के चेतावनी के शांत शब्दों को नजरअंदाज कर दिया है। व्यवसाय में विकास के लिए स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफे में रूपांतरित नहीं करती हैं। हालांकि यह देखना आसान लगता है कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ेगा। दूरदर्शिता में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है अगर अन्य निवेशक पहले से ही एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम अब तक किसी को दावा करने का प्रयास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि तकनीक अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा विकास उद्योग होगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको यह याद है। वे लोग जो अब दावा करते हैं कि अगली निश्चित चीज स्वास्थ्य देखभाल या ऊर्जा या अचल संपत्ति या सोना होगी, उच्च तकनीक के हाइड्रेटर की तुलना में अंत में सही होने की संभावना नहीं है। सिल्वर लाइनिंग: यदि 1990 के दशक में स्टॉक के लिए कोई कीमत बहुत ज्यादा नहीं लगती, तो 2003 में हम उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जिस पर कोई कीमत कम नहीं लगती है। पेंडुलम घूम गया है क्योंकि ग्राहम जानते थे कि यह हमेशा अजीब उत्साह और अन्यायपूर्ण निराशा से होता है। 2002 में निवेशकों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड से $27 बिलियन की कमाई की और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 निवेशकों में से एक ने कम से कम 25% शेयरों घाटा खाया। वही लोग जो 1990 के दशक के अंत में स्टॉक खरीदने के इच्छुक थे जब उनकी कीमत बढ़ रही थी और इसलिए महंगे बेचे गए स्टॉक बन गए क्योंकि वह कीमत में नीचे उतरे और परिभाषा के अनुसार सस्ते हो गए। जैसा कि ग्राहम अध्याय 8 में इतनी शानदार तरीके से बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को पता चलता है कि कौन सा शेयर अधिक जोखिम भरा है और कौन सा कम जोखिम भरा। बुद्धिमान निवेशक बुल बाजार से डरता है क्योंकि इसका स्टॉक खरीदने के लिए अधिक महंगा होता है और इसके विपरीत आपको बेयर बाजार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे शेयरों को बिक्री पर वापस रखा जाता है। तो दिल थाम लें, बुल बाजार की मौत बुरी खबर नहीं है। हर कोई यह मानता है कि यह होना चाहिए। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण अब संपत्ति का निर्माण करने के लिए एक काफी सुरक्षित और स्वच्छ समय है। आगे पढ़ें और सुनते रहें। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करें। अध्याय 1: निवेश बनाम अटकलें। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलें के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए। इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं, आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करना चाहिए। आपको पर्याप्त बल्कि नहीं असाधारण प्रदर्शन करना होगा। डंडा: एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार प्रथम शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं एक तरह से जुआ है। एक्स सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोट्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर के दैनिक कीमत जानने आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैसीनो, जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसे बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट लास वेगास या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश कैसीनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं।
तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे, यह आपके पक्ष में गुणात्मक फट डालता है। जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते और बेचते रहते हैं, वो लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। हाई स्पीड ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी दल मंडराता रहता है। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि एक निवेश तकनीक का परीक्षण यह था कि यह काम कर रहा है अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी खतरनाक हो। लोगों ने दावा किया कि वे सही थे, लेकिन बुद्धिमान निवेशक के पास अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं। कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूं, तो मैं उस दूरी को 2 घंटों में पूरा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूं, तो मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूं, तो मैं सही हूँ। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीजें एक जैसी होती हैं। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तब तक आपकी किस्मत काम करती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयर धारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सोच सके कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था, फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगेलन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियां थीं। विनिक ने घोषणा की कि उनके ज्यादातर शेयर धारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर हैं। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसा ही है और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। लंबी अवधि के लिए बहुत कुछ। और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को किसी भी समय पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबंध था। हर क्षण मायने रखता है। वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने पैसे कमाने के लिए तत्काल तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया।
मॉर्गन स्टेनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया जिसमें एक स्क्रूपिएट ऑफ ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है, अवकाश। चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहना आदमी कहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है। ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि किसी के पास नेतृत्व का मोड़ नहीं, किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमृतसर के एक टेलीविजन विज्ञापन ने 2 गृहिणियों को जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक ने अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करती है, माउस को कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर, मुझे लगता है कि मैंने अभी लगभग $1,700 कमाए हैं। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका जवाब है, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबियंस। न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर शोबीज डिवा बारबरा स्ट्रेसन से निकोलस बिरबास के सभी लोग लाइफ कोइलो के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीरबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था। अब बीरबास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में $1 लाख कमाने की उम्मीद की। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। स्ट्रेसन ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलस बैल हूँ, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाई की दुकानों, रसोई, कैफे, टैक्सी कैब्स और ट्रक स्टॉप, वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से कहीं ज्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान कहीं नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध अब एब्स्ट्रैक्शन, बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रह गए थे। अगर ब्लिप ऊपर बढ़ रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विसेज ने एक ट्रेल ब्लाजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया जिससे उसे संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की कि अब से यह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉर्पोरेट हर की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था, या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा क्या उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी, या उसका प्रबंधन कैसा था, या कंपनी का नाम क्या था? आपको स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षक कोड CBLOT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN इस तरह पुनः तेजी से खरीद सकते हैं बिना 2 सेकंड की देरी किए। 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेम्को सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों में लगभग 3 गुना हो गया। क्योंकि वित्तीय डिस्लेक्सिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों ने टिकरमास्टर TMCS के लिए अपने टिकर प्रतीक टेम्को को भूलने के बाद टेम्को खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक संघ की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत
शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया था। एक शेयर की कीमत पर भी एक ड्राई कंपनी शेयर को दोगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपेनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोडेट ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञान से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य अमेज़न काम पर $150 से $400 तक बताया। उस दिन अमेज़न काम ने 19% की बढ़ोतरी की और बजट के विरोध के बावजूद उनका मूल्य लक्ष्य 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में $400 से आगे बढ़ गया था। 1 साल बाद पेनवेबर के विश्लेषक वाल्टर पाइसी ने भविष्यवाणी की कि क्वालकॉम स्टॉक अगले 12 महीनों में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फॉर्मूले से नाकामयाबी तक, लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले एक दशक में एक के बाद एक सूत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए, और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियमों में से एक का उल्लंघन किया। यहाँ कुछ ट्रेंडी सूत्र हैं जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर। जनवरी प्रभावदाश साल के अंत में बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोड़ दिए शेयरों की प्रवृत्ति 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लेखों और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचारित थी। इन अध्ययनों से पता चला है कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे छमाही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा, तो आप 5 से 10% अंक तक रिटर्न पाएंगे। इसने कई विशेषज्ञों को चकित। जनवरी झटके का क्या हुआ? सबसे पहले, कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं जो नुकसान में लॉक करने के लिए साल के अंत में अपने क्रमिष्ठ शेयर बेचते हैं। दूसरा, पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नजदीक आ जाता है, जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इससे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है, और यदि एक अंडरपरफॉर्मिंग स्टॉक भी छोटा और अस्पष्ट है, तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग्स की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को क्षणिक सौदेबाजी में बदल देते हैं। जब कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है, तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेच देते हैं। जनवरी का प्रभाव ज्यादा नहीं चला है और यह कमजोर हो गया है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर विलियम श्वार्ड के मुताबिक, यदि आपने दिसंबर के आखिर में छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था, तो 1980 से 1979 तक 4.4 अंक से 8.5% अंक तक आपने बाजार से लाभ लिया होगा, और 1990 से 2001 तक 5.8 अंक तक। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, अधिक व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे, जिससे उन्हें सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है, लेकिन ब्लेक्सेज ग्रुप के अग्रणी प्राधिकरण प्लेक्सस ग्रुप के मुताबिक ऐसे छोटे स्टॉक खरीदने और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ सकती है। अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके सभी लाभ बह जाएंगे। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशोग्निस नामक एक अस्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट टू एक्स ऑन वॉल स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशानसी ने एक शानदार दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $8,074 $504 तक कर सकते थे। बाजार से 10 गुना से अधिक, यानी
18.2% औसत वार्षिक रिटर्न से उच्चतम 1 साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों की बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉर्पोरेट राजस्व में 1.5 गुना से भी कम कीमतें साझा करें। जैसे कि वह वॉल स्ट्रीट के एडिसन थे, उन्हें यूएस पेटेंट प्राप्त किया उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5,9,78,778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1999 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयरधारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओश ऑनसेनी ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है? ओशानसी ने इसे प्रचारित करने के ठीक बाद काम करना बंद कर दिया। उनके 2 फंड इतने बुरी तरह से डूब गए कि वे 2000 के आरंभ में बंद हो गए और कुल शेयर बाजार, जैसा कि S&P 500 इंडेक्स द्वारा मापा गया, ने लगभग 4 वर्षों तक लगभग तूफान नॉन स्टॉप चल रहा है। जून 2000 में ओशानसी अपने नए लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए। धन कौन नए प्रबंधक के रूप में बदलकर अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के साथ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द फिशिश फॉर का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फूलिश फॉर नामक तकनीक से डेलाइट्स को हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें। सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरी सबसे कम कीमत के साथ रखो। 3 शेष शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। 1 साल बाद डॉव को वैसे ही सॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। अगले 2 दशकों में उन्होंने सुझाव दिया कि द फूलिश फॉर में $20,000 का निवेश $1,791,000 का होना चाहिए। आइए मान लें कि क्या यह रणनीति ग्राहम की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एक सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में कैसे न्यूनतम जोखिम डाल सकता है और प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कॉकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूला में से एक था। मूर्खा ने ओशानसी के समान गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले यादृच्छिक भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती हैं, उनमें बहुत सारी चीजें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है, तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने के बजाय मूर्खा ने हजारों लोगों को कुचला जो विश्वास में बेवकूफ थे कि यह निवेश का एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडक, SBC और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डॉव में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं करती है, डोपी विचार। इन तथाकथित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहम के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल यादृच्छिक सांख्यिकीय फ्लूक्स पर आधारित था
केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहक की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जुआरी कैसीनो में अपनी यात्राओं का इलाज करते हैं। आपको कभी यह सोचने में खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें मौतिक रूप से खतरनाक हो जाती हैं। आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव लगाने के इच्छुक हैं। जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं, कैसीनो में $100 से भी काम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी ना जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलाने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी ना डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआ वृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे।